हेलो एवरीवन, तो रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी साइंस के एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम टॉप 1000 एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आज का डे नंबर 8 है, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को करेंगे, वो भी क्विक में। साथ ही साथ उसकी संबंध में थोड़ी और जानकारी देख सकते हैं कि हम इससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी भी देख पाएंगे कि इससे रिलेटेड और कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। थोड़े क्विक में जाएंगे क्योंकि आज का हमारा सेशन है क्विक सेशन, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। आपका ऑप्शन है ए कानों की, बी नाक की, सी आंखों की, या डी गले की। तो एस्टिग्मेटिज्म के बारे में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टिग्मेटिज्म आंखों की बीमारी है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें कार्निया या लेंस की वक्रता असमान हो जाती है और इससे दृष्टि धुंधली या विकृत हो जाती है। इसमें चश्मे या लेंस के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार से एस्टिग्मेटिज्म के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। आपको ऑप्शन है ए 7 अप्रैल, बी 9 अप्रैल, सी 15 मार्च, या डी 10 अप्रैल। तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब क्यों? तो 7 अप्रैल सन 1948 को WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब यह स्वास्थ्य जागरूकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। आपको ऑप्शन है ए तांबा, बी चांदी, सी मैग्नीशियम, या डी लोहा। तो दोस्तों, मेलाकोनाइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबे धातु का खनिज है, ठीक है। ये कैसा होता है, तो इसका रंग हरा होता है। आप यहाँ पर मेलाकोनाइट को देख सकते हैं, इसका रंग है हरा और तांबे के अयस्कों में यह प्रमुख है, ठीक है। आगे देखते हैं, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, या डी एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 है ना, इसका यूज सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 का यूज किया जाता है। इसे लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि लेड एसिड बैटरी का अन्य नाम क्या है, ठीक है। तो सीसा संचायक सेल आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर अर्थात रक्त ब्लड होता है। आपका ऑप्शन है ए 1 लीटर, बी 4 लीटर, सी 6 लीटर, या डी 10 लीटर। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर का जो है रक्त होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन के अनुसार 6 लीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो। तो देखिए, वयस्क मानवों में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो रक्त की मात्रा व्यक्ति के उम्र, लिंग और शरीर के आकार पर निर्भर करती है। रक्त शरीर के कुल भार का लगभग 7 से 8% होता है, ठीक है। तो रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को परिवहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। इस प्रकार से मैंने रक्त के कार्य से लेकर उसकी शरीर में मात्रा तक सारी चीजें बता दी है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। आपका ऑप्शन है ए हेनरी द्वारा, बी ऑस्टेड द्वारा, सी फैराडे द्वारा, या डी वोल्टा द्वारा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टेड द्वारा, ठीक है। तो चलिए, हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने सन 1820 में इसकी खोज की। वहीं विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूरॉन की इकाई है, न्यूरॉन इकाई है किसकी। तो आपका ऑप्शन है ए संयोजी ऊतक, बी पेशी ऊतक, सी एपिथेलियम ऊतक, या डी तंत्रिका ऊतक। न्यूरॉन किसकी इकाई है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका ऊतक की, ठीक है, नर्व टिश्यू की। देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में तंत्रिका ऊतक। तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है और ये संदेशों का संचार करने का मुख्य काम करते हैं। तो ब्रेन में जब कोई भी डिसीज होती है तो हम कहाँ जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, है ना, न्यूरॉन्स के पास, मतलब ये संचेतना। तो चलिए, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की, किसके द्वारा की गई। आपका ऑप्शन है ए एस चंद्रशेखर, बी हरगोविंद खुराना, सी सीवी रेमन, या डी एस रामानुजन। ब्लैक होल सिद्धांत की किसने की खोज। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार सन 1983 में मिला है, ठीक है। आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी जीवाणुओं का नाश, सी रक्ताल्पता का निवारण, या डी लौह का उपयोजन।
तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, जो कि आरबीसीज में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन ही हीमोग्लोबिन का कार्य है। चलिए देखते हैं, हीमोग्लोबिन आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसका है, तो हीमोग्लोबिन का है, वो याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी रेडियम या डी प्लूटोनियम। कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थोरियम। थोरियम जो है ये इसका विशाल भंडार भारत में पाया जाता है। थोरियम का आप यहाँ पर देख पाएंगे परमाणु क्रमांक 90 है और वहीं परमाणु भार 232 है। तो भारत में थोरियम का विशाल भंडार है जो कि समुद्री तटों पर अधिक मात्रा में मिलता है और परमाणु ऊर्जा के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी मानव का आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपका ऑप्शन है ए वास्तविक एवं सीधा, बी वास्तविक एवं उल्टा, सी काल्पनिक एवं सीधा या डी काल्पनिक एवं उल्टा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक लेकिन उल्टा। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये हमारा वास्तविक चित्र, लेकिन यहाँ पर रेटिना में कैसे बनेगा, वास्तविक ही बनेगा लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा। ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक लेकिन उल्टा। ठीक है, रेटिना। अब देखते हैं रेटिना पे बना इमेज वास्तविक और उल्टा होता है, मस्तिष्क उसे कैसा दिखता है, सीधा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या है, संरचनात्मक जो संरक्षा प्रदान करते हैं बॉडी को। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए वसा एवं विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, सी विटामिन एवं खनिज या डी प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन एंड खनिज, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, बॉडी को संरक्षा प्रदान करते हैं। अब देखिए विटामिन और खनिज शरीर की रक्षा में मदद करते हैं और इन्हें ही प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि प्रोटेक्टिव फूड क्या है। ठीक है, तो विटामिन एंड मिनरल्स, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पर यदि बढ़ाया जाए तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। ठीक है, आपको ऑप्शन है ए विशिष्ट ऊष्मा, बी कुल ऊर्जा, सी गुप्त ऊष्मा या डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट ऊष्मा, अर्थात 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है ये क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो चलिए इसे स्पेसिफिक हीट अर्थात विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यह पदार्थ की ऊष्मा धारण करने की क्षमता दर्शाती है कि एक पदार्थ कितना ऊष्मा धारण कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, टाका या सोल्डर को, है ना, ये किसका मिश्रण होता है। टाका किसका मिश्रण है, आपका ऑप्शन है ए सीसा और जस्ता, बी सीसा और विस्मित, सी सीसा और जस्ता या डी सीसा और टिन। इससे पहले वाली क्लासेस यदि आपने देखी होगी तो आप इसका आंसर सीधा दे पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, सीसा और टिन का मिश्रण ही टाका है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने में किया जाता है और यह कम ताप पर पिघलने लगता है, ये इसका गुण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। आपका ऑप्शन है ए NO, बी CO कार्बन मोनोऑक्साइड या सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बनाने के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है सोडा वाटर में, वहीं इससे बुलबुले और झाग बनते हैं और पेय पदार्थों में ताजगी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपने देखा होगा ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक क्या है। आपका ऑप्शन है ए सिल्वर नाइट्रेट, बी सिल्वर क्लोराइड, सी सिल्वर ब्रोमाइड या डी सिल्वर ऑक्साइड। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिल्वर ब्रोमाइड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा AgBr। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में फोटो सेंसिटिव यौगिक है, यह प्रकाश के संपर्क में आकर काला पड़ जाता है। ठीक है, और फोटो फिल्म में इसका उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्स एक बीमारी है, इसमें इस बीमारी में ए किसको निरूपित करता है, SARS में ए क्या है। आपका ऑप्शन है ए एंड, बी अस्थमा, सी NT या डी एक्यूट। सार्स क्या है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र। तो देखिए सार्स का फुल फॉर्म देखें तो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। एक अर्थ क्या होता है एक्यूट, जिसका मतलब होता है तीव्र, और ये कैसे ही है, एक वायरल बीमारी को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है किसे। आपका ऑप्शन है ए आंख, बी गला, सी यकृत या डी अग्नाशय। तो डिप्थेरिया बीमारी गले को प्रभावित करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गला को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो डिप्थेरिया एक बैक्टीरियल संक्रमण है
यह मुख्यतः गले को प्रभावित करती है और यह बच्चों में अधिक होती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का वास्तविक भार से कम हो जाता है। मतलब जब हम लिफ्ट में बैठेंगे और ऊपर जाएंगे तो जो एक्चुअल वेट है वो थोड़ा कम प्रतीत होता है। क्यों? तो आपको ऑप्शन है ए, उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है, त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन। बी, उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। सी, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। या डी, उसकी चाल नीचे की ओर समरूप है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका त्वरण क्या होता है? नीचे की ओर होता है, इसलिए उसका वास्तविक भार क्या है? कम प्रतीत होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से संबंधित है। तो जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरण करती है तो भार क्या होता है? कम महसूस करता है, आप इसे याद रखना है। और ऊपर की ओर त्वरण पर भार अधिक लगता है। मतलब जब त्वरण ऊपर होगी तो भार अधिक लगेगा, लेकिन नीचे होगी अगर त्वरण तो भार कम प्रतीत होगा। तो लिफ्ट में क्या होता है? त्वरण नीचे की ओर होती है, इसे आपको याद रखना है, जो कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम अर्थात F इज इक्वल टू एम से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, ये फिर से आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस? तो आपका आंसर सीधा मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिपीट हो गया है। अब निम्न में से कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? सब तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए लाल, बी बैंगनी, सी पीला या डी हरा। सही, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल। ठीक है, तो इसके क्रम के याद करने के लिए बैजानी हपई नाला की एक ट्रिक थी, अगर उसको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं। देखिए हिंदी में क्या होता है? बैजानी हपी नाला, तो एक साथ आप बोलेंगे बैजानी हपी नाला। ठीक है, ये जो तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम दर्शाता है। तो सबसे कम किसका होगा? बैगनी का, और सबसे अधिक लाल का। ठीक है, तो पूरा क्रम को मैं बता देता हूँ। बै से होता है बैगनी, क्या से हो जाएगा जामुनी, नी से होगा नीला, ह से हो जाएगा हरा, पी से हो जाएगा पीला, ना से हो जाएगा नारंगी और ला से हो जाएगा लाल। इस प्रकार से तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। अगर इंग्लिश में आप याद रखें तो विबग्योर आपको पता ही होगा, ये नीचे से ऊपर की ओर जाइए, है ना, ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम होगा। तो वी से वायलेट, ई से इंडिगो, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, सी से ग्रीन, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज या आर से रेड होगा। ठीक है, इस प्रकार से बैगनी का सबसे कम होगा यहाँ पर और रेड का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? ठीक है, हलवा क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन है ए ओजोन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रोजन। तो आपको पता ही होगा कि ओजोन जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए ये वायुमंडल के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है और ओजोन परत का क्षय पर्यावरण की एक समस्या है। ये ओजोन संरक्षण के लिए कन्वेंशन किया जाता है ना। चलिए, अब मायोपिक आंख, जो मायोपिक आंख होता है वो किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? ठीक है, तो मायोपिक आंख में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। मतलब पास की वस्तुएं तो आसानी से दिखते हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा ठीक किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल दर्पण या डी अवतल दर्पण। मायोपिक किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो जो निकट दृष्टि दोष है ना, उसको आप अवतल लेंस की मदद से ठीक कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब मायोपिया जो निकट दृष्टि दोष है यह अवतल लेंस से ठीक होता है। इससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। नहीं, तो निकट दृष्टि दोष है ना, उससे क्या होती है? पास की वस्तु आसानी से दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती। लेकिन जब अवतल लेंस का हम प्रयोग करेंगे तब हम दूर की दृष्टि आसानी से, दूर की वस्तुएं आसानी से स्पष्ट दिखाई देंगी। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, निकट दृष्टि दोष में आप यूज करेंगे अवतल लेंस का। ठीक है, अब देखते हैं पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? आपका ऑप्शन है ए चूना सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड, बी चूना सिलिका तथा एल्यूमिना, सी चूना सिलिका एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया या डी सिलिका एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। पोर्टलैंड सीमेंट में आपका यूज होता है ऑप्शन नंबर सी चूना सिलिका एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। तो देखिए पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है इसमें चूना सिलिका एल्यूमिना और मैग्नीशिया का मिश्रण होता है। इसका उपयोग कंस्ट्रक्शन में होता है। नेक्स्ट देखते हैं फोटोग्राफी में फिक्सर, फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए सोडियम थायोसल्फेट, बी बोरेक्स या सी सोडियम सल्फेट या डी अमोनियम फॉस्फेट। फोटोग्राफी फिक्सर में किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी फिक्सर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो सोडियम थायोसल्फेट को ही इस एक और नाम है हाइपो भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हाइपो भी कहा जाता है। यह फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है और फोटो को स्थायी बनाने के लिए इसका उपयोग करना है ना। तो फिक्सर का मतलब ही क्या है? स्थायी करना।
नेक्स्ट देखते हैं रेक्टिफायर का प्रयोग कब किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, बी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, या सी डीसी को एसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट धारा, डायरेक्ट करंट, और एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो डीसी को एसी में बदलने के लिए या एसी को डीसी में बदलने के लिए दोस्तों रेक्टिफायर का यूज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसी को डीसी में बदलना अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेक्टिफायर अर्थात एसी अल्टरनेट करंट को डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट में बदलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यह जरूरी डिवाइस है बहुत ही, और डायोड इसका क्या है, मुख्य घटक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता। आपका ऑप्शन है ए कुकुर खांसी, बी चेचक, सी पोलियो, या डी मधुमेह अर्थात डायबिटीज। तो वैक्सीन द्वारा किसे नहीं रोका जा सकता, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है, सिर्फ मधुमेह को अर्थात डायबिटीज को वैक्सीन द्वारा नहीं रोका। ठीक है, तो मधुमेह डायबिटीज वैक्सीन द्वारा नहीं रोकी जा सकती, वहीं बाकी सभी बीमारियों के लिए वैक्सीन बनी हुई है। और वैक्सीन क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति में बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। आपका ऑप्शन है ए फेफड़ा, बी वृक्क, सी मेरुदंड, या डी मस्तिष्क गुहा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो स्पॉन्डिलिटिस स्पाइन को प्रोवाइड करती है, स्पाइन अर्थात मेरुदंड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में सूजन हो जाती है और दर्द और जकड़न इसका मुख्य लक्षण है। ठीक है, तो स्पाइन से संबंधित है इसका। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है। आपका ऑप्शन है ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, या डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताइए वॉशिंग सोडा क्या है। तो दोस्तों वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। वहीं सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक NaCl। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, खाने का, है ना, खाने का सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। वहीं कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, तो ये होता है चूना पत्थर। ठीक है, आपको इसे याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट है जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसका उपयोग कपड़े धोने में यूज होता है और जल को मुलायम करता है। तो कठोर जल को मुलायम कौन करता है, तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है। देखिए रासायनिक यौगिक की मैंने बात की, तो उसका सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है। आपका ऑप्शन है ए परमाणु, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, या डी। तो दोस्तों रासायनिक यौगिक के बाद में बात की गई है, तो इसका सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु होता है, जो कि रासायनिक यौगिक के जितने भी क्वालिटीज है उसको ग्रहण करता है। लेकिन अगर मैं बोलूं रासायनिक तत्व की मैं बात करूं, तो आपका आंसर हो जाता परमाणु। ठीक है, सबसे छोटा संभावी यूनिट रासायनिक तत्व का क्या होगा, परमाणु। तो चलिए इसमें दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़े होते हैं अणु में, है ना, और रासायनिक गुण अणु में ही समाहित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोटोग्राफी के उपयोग में। देखिए मैंने हाइपो बताया था, अब आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। देखिए किस प्रकार से प्रश्न को घुमाकर पूछा जाता है। ठीक है, हाइपो रासायनिक रूप से क्या है, तो आपका ऑप्शन है ए सिल्वर ब्रोमाइड, बी सोडियम थायोसल्फेट, सी सोडियम फॉस्फेट, या डी सिल्वर नाइट्रेट। तो बताइए हाइपो क्या है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम थायोसल्फेट को ही हम हाइपो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है Na2H2O3, आपको याद रखना है। तो ये क्या करता है, फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है जो कि फोटो को स्थायी करता है, और सिल्वर ब्रोमाइड को घोलने में मदद करता है। देखिए AgBr के बारे में मैंने बताया था, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलने का काम क्या करता है, हाइपो करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मरकत अर्थात इमरेल्ड निम्न में से बनाया जाता है, किससे बनता है। आपका ऑप्शन है ए कार्बन, बी सिलिका, सी बेरिलियम, या डी सोना। तो देखिए मरकत या इमरेल्ड किससे बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेरिलियम से बनता है। ये हरा रंग का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं एमरेल्ड को, इसका रंग हरा होता है और कीमती रत्नों में ये गिना जाता है, आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं किसकी कमी के कारण अरक्तता अर्थात एनीमिया का रोग होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए आयोडीन, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, या डी लोहा। तो किसकी कमी के कारण होता है एनीमिया, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहे की कमी अर्थात आयरन की कमी से एनीमिया का रोग होता है। ठीक है, तो अरक्तता या एनीमिया आयरन की कमी से होता है, इससे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ठीक है, और जिसमें थकान और कमजोरी इसका मुख्य तो एनीमिया का आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है आयरन की कमी से। नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर के वृहत्तम अर्थात सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। आपका ऑप्शन है ए स्नायु कोशिका अर्थात 9 सेल्स, बी मांसपेशिया कोशिका, सी यकृत कोशिका, या डी वृक्क कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा वृहत्तम कोशिका हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए स्नायु कोशिका अर्थात 9 सेल, मानव की सबसे बृहत्तम कोशिका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं।
तो इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 1 मीटर तक की होती है, ठीक है, नॉस। और संदेशों का संचार का कार्य इसका प्रमुख कार्य। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इकाई किसकी है, अर्थात ईवी इकाई किसकी है? आपका ऑप्शन है ए आवेश का, बी करंट का, सी ऊर्जा का, या डी पावर का। तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ऊर्जा की इकाई है, वहीं एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और परमाणु और नाभिकीय भौतिकी में इसका उपयोग होता है, तो इस मान को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन की बीमा क्या है? आपका ऑप्शन है ए एम टी, बी एम एल टी, सी एम एल टी माइनस टू, या डी एम एल, ठीक है। तो क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों? बल बटा समय होता है, ठीक है। तो बल को क्या बोलते हैं? एम एल इसका बीमा है, वही समय का क्या होता है? टी स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम एल टी माइनस टू पृष्ठ तनाव की बीमा है, ठीक है। देखिए बल पृष्ठ तनाव क्या होता है? बल बटा लंबाई, और द्रवों की सतह पर लागू होता है पृष्ठ तनाव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए, झूलते झूलते ही खड़ी हो जाए, तो झूलने का आवर्तकाल क्या होगा? ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है? एक राउंड मारने में कितना टाइम लग रहा है? तो झूला गया, फिर से अपनी अवस्था में वापस आने में उसको कितना समय लगा? तो यही आवर्तकाल है। तो जैसे खड़ी हो गई तो क्या उसे ज्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा, आप बताइए। तो आवर्तकाल आपका ऑप्शन है ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, या डी शून्य होगा। बताइए क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका आवर्तकाल घट जाएगा, मतलब वो थोड़ा फास्ट चलने लगेगी, ठीक है। तो खड़े होने पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ चले जाता है? ऊपर की ओर जाता है, और आवर्तकाल घट जाता है, और जिससे झूले की गति तेज हो जाती है। तो झूले की गति तेज हो जा रही है, मतलब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लेगा? तो आवर्तकाल जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। आपका ऑप्शन है ए 46%, बी 5%, सी 20%, या डी 10%। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 46%, 46% यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ठीक है। अब यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, यह सबसे अधिक नाइट्रोजन वाली खाद है, वो याद रखना है, और यह कृषि में प्रमुख उर्वरक भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुत्ता में गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 46, बी 70, सी 78, या डी 38। देखिए जो 46 होता है वो किसका होता है? ह्यूमंस का होता है। 40 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़े, है ना। ठीक उसी प्रकार तो कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 78। तो 39 जोड़े गुणसूत्र कुत्ते में पाए जाते हैं। चलिए और जानवरों की मैं बता दूं, जैसे कुत्ता की मैंने बोला ये है जोड़े, है ना, और ये इंडिविजुअल आपको देखने को मिलेंगे। तो 29 का डबल 78, ठीक है, 39 का डबल 78, इसको आप याद रखना है। और यहाँ पर मैंने 29 बोल दिया था ना, 39 होगा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में। अब चूहा का क्या होगा? चूहा का 21 जोड़े मिलते हैं और 42 गुणसूत्र। ठीक उसी प्रकार घरेलू मक्खी का 6 जोड़े या 12 गुणसूत्र। ड्रोसोफिला मक्खी में 4 जोड़े या 8 गुणसूत्र। मच्छर में आपका 3 जोड़े या 6 गुणसूत्र। गेहूं में 21 जोड़े या 42 गुणसूत्र। आलू में 21 जोड़े या 42 गुणसूत्र। तो गेहूं और आलू का सेम है। मटर में 7 जोड़े या 14 गुणसूत्र। कपास में 26 जोड़े या 52 गुणसूत्र। और उसी प्रकार से मक्का में 10 जोड़े या 20 गुणसूत्र। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, पारा का प्रतिरोध शून्य कब होता है? आपका ऑप्शन है ए 8 केल्विन पर, बी 10 केल्विन पर, सी 4 केल्विन पर, या डी 0 केल्विन पर। दोस्तों पारा का प्रतिरोध शून्य कब होता है? तो 4K पर, ठीक है, और यहीं पर यह सुपर कंडक्टर के रूप में काम करता है। तो देखिए पारा का प्रतिरोध 4 केल्विन पर शून्य हो जाता है और यह सुपर कंडक्टर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेथेनॉल को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए रबिंग एल्कोहल, बी ग्रेन एल्कोहल, या डी सी वुड एल्कोहल, या डी डिनेचर्ड एल्कोहल। मेथेनॉल को क्या कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुड एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है? यह जहरीला होता है और लकड़ी के आसवन से इसे प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका नाम वुड ऑयल। ठीक है, अब देखते हैं, साधारण लोलक के समय को जब दोगुना करना है तो धागे की लंबाई क्या करनी होगी? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए आधी होनी चाहिए, बी दोगुनी होनी चाहिए, सी 4 गुनी होनी चाहिए, डी 6 गुनी होनी चाहिए। तो जो लोलक का आवर्तकाल है ना, ये होता है प्रोपोर्शनल टू द रूट एल होता है। तो एल का मान मैं क्या रखूं कि ये दोगुना हो? तो एल का मान मैं क्या रखूंगा? ऑब्वियसली, है ना, एल का मान अगर मैं 4 रखूं, अभी अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4 का वैल्यू होता है 2, तो टी का वैल्यू 2 हो जाएगा।
तो एल का मान मेरे क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 गुनी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये होता है सरल लोलक का सूत्र, टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। देखिए, ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, इतना तो पता है, लेकिन कितना बढ़ता है अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए, वायु में ध्वनि का वेग प्रति 1 डिग्री सेल्सियस पर 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है और ताप बढ़ाने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ताप बढ़ाने से ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है, या ताप बढ़ाने पर किसमें प्रभाव आता है, तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, कोई याद। नेक्स्ट देखते हैं, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो क्या होता है, वेवलेंथ। आपका ऑप्शन है ए, तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ बढ़ती है, बी, तरंग दैर्घ्य घटती है, सी, आवृत्ति बढ़ती है, या डी, कोई नहीं। तो दोस्तों, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है ना, तो तरंग दैर्घ्य था, तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो प्रकाश का वेग और तरंग दैर्घ्य इसमें क्या होता है, घटता है, और आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है, वहीं यही क्या है, अपवर्तन का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर आपको देना है भैया, कमेंट बॉक्स में दीजिए कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। आपको ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, या डी विटामिन डी। बताइए, एस्कॉर्बिक किस विटामिन का नाम है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसका भी आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी, इसी प्रकार से पूरी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। हम क्विक में टॉप 1000 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा क्विक में इसमें जाता हूँ। यदि आपको थोड़ा और ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो यस लिखिए, ये अगर इतना काफ़ी है तो काफ़ी है लिख दीजिए, मैं समझ जाऊँगा कि इसी प्रकार की सीरीज़ आपकी आगे भी बढ़ती रहे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।